जरूरत नहीं। तो क्या करें? तो क्या करें सर? तो मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका है। क्या? कि भाई ये बताओ कि प्रति घंटे उसकी जो मजदूरी है वो कितनी बढ़ रही है? 40%। बिल्कुल ठीक है सर। अगर 40% उसकी पर घंटे मजदूरी बढ़ रही है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका मतलब उसकी मजदूरी पर घंटे पहले 5 रुपए होती थी, तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई? 7 रुपए। यानी यूं कह सकते हैं कि 7 रुपए घंटे मजदूरी होगी, पहले 5 रुपए घंटे मजदूरी होती थी। और कार्य का जो समय है वो 16 × 2 = 3% घट गया। कार्य करने का समय 16 × 2 = 3%, यानी 1/6 कम हो गया। मतलब अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब 1 घंटे कम 5 घंटे हो गया। हाँ जी। तो मेरे बच्चों एक बात तो, अगर वो डेली 6 घंटे काम करेगा तो 5 रुपए के हिसाब से कितनी मजदूरी बनेगी? 30। और अब अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो 7 रुपए के हिसाब से मजदूरी कितनी बनेगी? 35। तो मजदूरी में कितना इंक्रीज हो गया? 5 का। तो 5 का इंक्रीज हुआ 30 पे, तो 100 पे कितना? 5 × 5 = 5 × 30, 16 से 2/3%। मजदूरी में 16 से 2/3% का इंक्रीज हो गया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? जल्दी से बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। आंसर इस तरीके से सेम आ रहा है, लेकिन तरीका गलत है। तरीके में गलती क्या हो, ध्यान से समझिए। पीछे भी एक सवाल आया। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। कि यार एक आदमी है और वो अपनी इनकम का, बड़े ध्यान से समझना, वो अपनी इनकम का, उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है। इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज होगा? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा और कितना परसेंटेज चेंज होगा? तो अगर आप इसी तर्ज पे काम करेंगे तो आप ये कह देंगे कि इनकम 15% बढ़ गई, तो 15% का मतलब 3/20, यानी इनकम 20 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो गई? 23। और खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 15% तो यानी 20 से कितना हो गया? 23। तो भैया 20 ही कमा रहे थे, 20 ही खर्च कर रहे थे, तो बचत जीरो थी। अब 23 ही कमाया, 23 ही खर्च किया, तो बचत जीरो हो गई। ऐसे तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है ये इनिशियल रेशियो मेंटेन करना। आपको याद होगा ये सवाल जब कराया था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी अपनी इनकम का 20% खर्च करता है। तो 20% की फ्रैक्शन आप लेते 1/5, या यूं कहते हैं भाई 100 रुपए कमा रहा है तो 20 खर्च कर रहा है ना, 80% था कि 80% खर्च कर रहा है। तो 80% यानी 80 का खर्चा कर रहा है, तो बचत कर रहा है 20 की। हाँ जी। यानी ये रेशियो जरूरी था। अगर आप इस रेशियो को भूल जाएंगे तो नहीं होगा। अब 15% इसका निकाले, 15% इसका निकाले, तो आपका आंसर सही आएगा। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो उसने बेसिक आइडेंटिटी दी है ना, उसको इग्नोर मत कर देना सवाल में, उसको रखना जरूरी है। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल की बेसिक आइडेंटिटी क्या थी? कि भाई 60 घंटे हर वीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, 60 घंटे काम कर रहा है और 2400 रुपए उसकी मजदूरी आ रही है पूरे सप्ते की। तो यहां से अगर आप काटोगे तो आप देखोगे 60 × 40, 60 × 40, 2400 रुपए आया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 60 × 40 क्या आया? 2400। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को यहाँ पे? तो हमें ये देखना होगा कि यार ये रेशियो मेंटेन करना होता है, 20 30 60, 20 दूनी 40, तब जाके वो सारी कहानी सेट होती है। एम ही मत कर देना कोई भी चीज। एक दो और एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं, रुको। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कहानी कह रहा है उसको सुनिए। कहता है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। कहता है हर महीने इतना पैसा बचाता है ताकि जोड़ जोड़ के एक साल में कार खरीद ले। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उस कार को 9 ही महीने में खरीद ले। ध्यान देना मेरे भाई। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है एक आदमी ₹1 पर मंथ बचा रहा है, तो 12 महीने में वो कार खरीद लेगा, यानी कार की कीमत हो गई 12। अब कहता है जी उसका टारगेट बदल गया और वो उसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है। मेरे दोस्तों कार कितने महीने में खरीदना चाहता है? 9 महीने। तो नेचुरल है, अब उसी कार को अगर वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो अब उसे अपनी सेविंग बढ़ानी होगी। तो लेट्स से अब उसकी सेविंग हो गई ₹20। अब मान लेते हैं ₹20 हर महीने बचा रहा होगा, क्योंकि ज्यादा बचाएगा तभी तो 9 महीने में कार खरीदेगा। तो अब इसकी कमाई हो गई 9 बी। रेशियो लेंगे 3 चौक 12, 3 3 9। यहाँ से ए अपॉन बी का रेशियो लेंगे मेरे बच्चे, तो 3 यहीं आ जाएगा, बी बटे आ गया 4 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ए की बचत पहले 3 थी, तो अब मतलब उसकी जो आदमी है उसकी बचत पहले 3 थी, तो बचत कितनी हो गई? 4। यानी पहले अगर हर महीने वो ₹3 बचाता था तो अब हर महीने उसे 4 बचाने होंगे। देखो 4 बचाएगा तभी तो 936 रुपए की कार आएगी, और यहाँ 3 बचाएगा तभी तो 12 3 36 की कार आएगी। अरे हाँ ना। तो कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो भाई पहले उसकी बचत थी 3, अब बचत हो गई 4, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1। तो 1 की वृद्धि 3 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम। 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप इसी सवाल को दूसरे तरीकों से देखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी टैकल करें कि सर हमें कोई कार है और वो कार हमें पहले 12 महीने में खरीदनी थी, अब वही कार हम 9 महीने में खरीदेंगे। कार वही है, तो हम एक ऐसी कीमत मान लेते हैं कार की जो 12 से भी भाग हो जाए और 9 से भी, तो 12 9 कैल्सियम 36 मान लेते हैं कार की कीमत है ₹36। तो यानी 12 महीने में 36 जोड़ने तो हर महीने 3 जोड़ेगा, और अब 9 महीने में 36 जोड़ने तो हर महीने 4 जोड़ेगा। तो पहले हर महीने की बचत 3 थी, अब 4 होगी, कितनी बढ़ गई बचत? 1 1 बढ़ गई 3 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 से 1/3%। क्लियर है यहाँ तक की बात? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। देखिए एक एक चीज को समझते जाइए, जिस जिस शब्द में दिक्कत हो उसको नोट कर, मतलब उस पर कुछ पेन चला दीजिए, बार बार इसे स्क्रॉल करते रहिए, मतलब बार बार पढ़ते रहिए। कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ गई। बाई व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क? तो काम समय पर खत्म हो जाए
इसके लिए कितने प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, कितने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, बाई व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कहता है काम को प्रीवियस टाइम में ही खत्म करना है। पहली चीज, काम की मात्रा 50% बढ़ गई है, मतलब पहले 100 काम करना होता था फैक्ट्री में, तो 150 काम करना होगा, उतने ही दिनों में काम खत्म करना, दिनों की संख्या नहीं बदलनी। तो उस काम को करवाएं कैसे, नए आदमी लगाने होंगे। तो कह रहा है यही पूछ रहा है कि भाई नए आदमी जो लगाने की बात हो रही है तो उसमें कितने आदमी नए लगाने होंगे। और मेन चीज कह रहा है कि नए मजदूर की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने की भी होती हैं और खुद से करने की भी होती हैं। ये सवाल खुद से सीखने का बहुत ज्यादा होगा। मैं जिस भी तरीके से सवाल को कराऊंगा आपको कोशिश एक ही करनी है कि अपने तरीके से सवाल को डालना। जैसे हम पहली लाइन पकड़ते हैं, पहली लाइन में उसने कहा कि भाई नए वाले मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा। तो ये न्यू है और ये ओल्ड है, और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, यानी पुराने वाले की 4 यूनिट है एफिशिएंसी, तो नए वाले की एक ज्यादा, मतलब कितनी होगी 5। मेरे बच्चों इस बात का मतलब यहां से ये बना कि भाई नया मजदूर अगर एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, 5 कुर्सियां बना रहा है, तो पुराने वाला मजदूर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था। यानी पुराना एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था, तो मेरे प्यारे बच्चों नया मजदूर एक दिन में 5 कुर्सियां बनाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, तो मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर, हम आदमियों की कुछ संख्या मान लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप x आदमी माने, 100 आदमी माने, 200 माने, 2 माने, 5 माने, कितने। तो आप कहेंगे कि सर ये चेक करने के लिए देखो कि लास्ट में चाहिए क्या। तो लास्ट में पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कंपैरिजन चाहिए, x मानने की जरूरत नहीं है। तो अपनी तरफ से आदमियों की जो मर्जी संख्या मान लो, मैं मान लेता हूं यार 100 आदमी है। हमने मान लिया कि 100 आदमी हमारे पास पुराने वाले हैं, 100 आदमियों को काम पे लगाया। और मेरे दोस्तों एक पुराने वाला आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सियां। भाई पुराना जो आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है। भाई काम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने कुर्सियां रख लिया काम। तो अगर पुराने वाला आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है तो 100 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 400 कुर्सी बनाने का। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे रोज ये 100 आदमी काम पे आते, 4 कुर्सी के हिसाब से 400 कुर्सी बनाते और अपने घर चले जाते, रोज का यही काम। अब क्या हुआ, एक दिन कहता है कि ऑर्डर बड़ा आ गया समझो, और 50% वर्कलोड बढ़ गया, 50% वर्कलोड बढ़ गया। तो भैया 400 का 50% कितना, 200, यानी अब 200 काम एक्स्ट्रा करना होगा, 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी। ये तय है कि पुराने वाले जो आदमी हैं वो तो डेली अभी भी 400 कुर्सियां बनाएंगे, जबकि अब हमें बनानी 50% ज्यादा, मतलब 600 कुर्सियां बनानी हो। तो थोड़ा सा हल्के से सोचोगे तो पता चलेगा कि भाई अब हमें 600 कुर्सियां बनानी, पुराने वाले तो 400 ही कुर्सियां बना पाएंगे, तो कितनी कुर्सियां और एक्स्ट्रा चाहिए बनाने के लिए, 200। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर अब 200 कुर्सियां हमें एक्स्ट्रा बनानी होंगी डेली। सर क्या वही आदमी बनाएंगे, नहीं, क्योंकि उन आदमियों की हिम्मत ही 400 बनाने की, तो 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी। तो ये 200 कुर्सियां किससे बनवानी होंगी सर, नए आदमी से। तो भैया नए आदमियों से बनवानी है 200 कुर्सियां। ये बताओ कि जो नए आदमी हैं वो एक नया आदमी जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेता है, 5। तो अगर 5 कुर्सियां एक दिन में बना लेता है तो 200 कुर्सियां बनाने में कितना दिन लगेगा, 40। मतलब कितना दिन लगेंगे, 40, माफ करिए, मतलब 5 कुर्सी बनाने में एक आदमी लगता है तो 200 कुर्सी बनाने में कितना दिन लगेंगे, 40 आदमी। मतलब अगर पहले से 100 आदमी आपके पास हैं तो आपको 40 आदमी काम पे और रखने होंगे सर, तो आपका काम आज खत्म हो जाएगा, 200 जो फालतू काम, मतलब 600 काम आज हो जाएगा। तो कह रहा कितने आदमी ज्यादा रखने होंगे, तो भाई 40 आदमी रखने होंगे, पुराने कितने थे 100, तो कह रहा कितना परसेंट, 100 पे कोई चीज परसेंटेज कराती है, यानी 40% आदमी आज हमें काम पे बढ़ाने होंगे, तो हमारा काम समय पे खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ पाए। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझे तो एक बार लैंग्वेज पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक देखिए एक मोटी बात समझो यार, जब तक आप अलग अलग डाटा नहीं मानोगे बात नहीं बनेगी। मेरा बताया हुआ आंकड़ा का प्रयोग मत करिए, आप अपनी तरफ से जो दिल कर रहा है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लीजिए। आप 2 एम्प्लॉय मानिए, 3 मानिए, 1 मानिए, 50 मानिए, जो मर्जी मानिए, कुछ तो मानेंगे। मान लेते हैं भाई शुरुआत में कितने आदमी माने, 1 आदमी मान लेते हैं, 1 आदमी था जी, तो वो तो 4 कुर्सियां बनाएगा, 4 चेयर बनाएगा, तो पूरे दिन में काम हो गया 4 चेयर का। लेकिन रोज ये एक आदमी आता, 4 कुर्सियां बना जाता और चला जाता। आज 50% काम बढ़ गया, 2 कुर्सियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। अब इस आदमी की तो कहता होगा 4 ही कुर्सी बनानी थी, 2 कुर्सियां किससे बनवानी होंगी, नए आदमी से। और नया आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, 5 कुर्सियां। तो 5 कुर्सी बनाने के लिए 1 आदमी चाहिए, तो 2 कुर्सी बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 0.4, यानी 0.4 आदमी और चाहिए इस काम को, बढ़े हुए काम को पूरा करने में। तो 0.4 आदमी चाहिए और पुराने कितने, 1, तो 100 पे कितना, तो निकालोगे आंसर आएगा 40%। आप कुछ भी मानिए, जैसे मर्जी मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 30 मानिए, जो मर्जी करिए, आपका आंसर हर एक से सेम आएगा, कोई अलग बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है इन ए ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीट है, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट है। मतलब ये हुआ कि भैया अगर नंबर ऑफ वैगन, वैगन माने जानते हो ना डब्बे, अगर डब्बों की संख्या, डब्बों की संख्या जितनी है उतनी ही कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। तो हर डब्बे में सीटों की संख्या भी सेम होगी। कहानी का मतलब यह है, मतलब हर डब्बे में सीटों की संख्या भी उतनी होगी जितने डब्बे। अगर मान लो 50 डब्बे हैं तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 50 ही होंगी। अगर मान लो 100 डब्बे हैं तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 100, यानी जितने डब्बे होंगे उतनी ही सीटें होंगी। ऐसा सवाल कह रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या, कि एक डब्बे में 25 आदमी बैठे हुए हैं जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है। सबसे पहले 71.3/7% की फ्रैक्शन बताओ सर, वो हो जाएगी कितनी, 5/7। कहता किसी डब्बे में जितने यात्री आते हैं उसकी एफिशिएंसी का 5/7 एफिशिएंसी पर आदमी बैठे हुए हैं। मतलब मेरे दोस्तों अगर डब्बे में कुल सीटें, डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है, अगर डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है तो आदमी जो बैठे हैं 5 सीटों पर, 5 यूनिट पर। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए बेटा, अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल बार बार पढ़िए। कहता एक डब्बे में 25 आदमी हैं जो उसकी क्षमता के इतने परसेंट के बराबर है। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पैसेंजर्स परसेंट, कहता है डब्बे में 25 आदमी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इज फिल्ड विद दिस परसेंट ऑफ इट्स कैपेसिटी, वो इसकी क्षमता का 71.3/7% जगह को घेरे हुए। 71.3/7% की फ्रैक्शन 5/7, मतलब अगर उस डब्बे की कैपेसिटी 7 है तो उसमें 5 यूनिट पे लोग बैठे हैं। मतलब डब्बे में अगर 7 यूनिट सीटें हैं तो आदमी बैठे हैं 5 यूनिट पे, जबकि आदमी 5 यूनिट पे नहीं है, 25 आदमी है। तो मेरे बच्चे 5 यूनिट 25 आदमी, तो 1 यूनिट 25/5 यानी 5 आदमी।
1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 5 आदमी, मतलब 5 यूनिट 25 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 5 आदमी को, तो 7 यूनिट किसे करेगा 35 को। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हर डब्बे में 35 सीटें, हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स कितनी मेरे बच्चे 35। तभी तो उसने कहा कि भाई डब्बे में जितनी भी सीटें हैं उसका 71 से 3/7% जो मेरे बच्चे वैल्यू है वो बेसिकली 25 के बराबर है। अब हमें यहां से बस एक छोटी बात ये समझनी थी कि भाई हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स है 35, और अगर हर डब्बे में 35 सीटें हैं तो डब्बों की संख्या भी 35 ही होगी, ऐसा सवाल ने कहा था। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन फुल ट्रेन, कि भाई पूरी ट्रेन में सीटें कितनी है, तो आप कहोगे 35 तो सीट है और 35 ही डब्बे, तो भाई एक डब्बे में 35 सीटें, तो 35 डब्बों में कितनी होगी, गुना करेंगे 5 5 25 और 3 1225 सीटें, यानी पूरी ट्रेन में 1225 सीट है, मतलब पूरी ट्रेन में 1225 आदमी बैठ सकते हैं। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे ये पूछा भाईजान, क्या फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी एक्मोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स की संख्या निकाल के बताइए जो इस ट्रेन में एक्मोडेट हो जाए, यदि ये मान लिया गया है कि 20% सीट हमेशा खाली रहती है, यदि 20% स्थान हमेशा ही रिक्त रहता है तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें, यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर इसमें ट्रैवल करते हैं बताना है। तो भैया 20% हमेशा ही खाली रहते हैं, तो दोस्त एक बात बताओ, 1225 सीटें, 20% सीट, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक सीट हमेशा खाली रहेगी, तो फिर भरेगी कितनी, केवल 4/5। तो इसका मतलब केवल इतने ही आदमी तो इसके अंदर सफर करेंगे, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई कि भाई 20% हमेशा खाली रहेंगे। सोल्व करते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 9। इसका मतलब 980 पैसेंजर ट्रेन में मैक्सिमम ट्रैवल करेंगे। वैसे 1225 ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि भाई 20% हमेशा ही खाली रहेंगे, तो इसका मतलब 980 ही आदमी इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन, दैट इज 980। देखो मेरे भाई, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, मैं एक बार समझाऊंगा उसके बाद आप समझो सवाल को। देखिए अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, जितनी बार पढ़ सके उतना बार पढ़िए। कह रहा है मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट, कहता है एक आदमी 20 लाइनें हर 10 मिनट में लिख सकता है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, परंतु वो हर लाइन में 8% जितनी जगह खाली छोड़ता है। पहले कॉन्सेप्ट बताओ क्या, मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, राम जो है भाई, राम जो है 300 रुपए में तो आम लेके आया, 700 रुपए के केले लेके आया, आम केले और सेब भी ले लेते हैं भैया, और भैया 200 रुपए की सेब लेके आया। राम माफ 300 रुपए के आम खरीद लाया, 700 के केले और 200 की सेब। अब उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट ही लेके आम को बेच दिया, 10% प्रॉफिट पे केले को बेच दिया, और 10% प्रॉफिट लेके सेब को बेच दिया। तो मुझे सिर्फ आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि राम को पूरी ट्रांजेक्शन पे कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, राम को मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप कहेंगे देखो सर 300 पे 10% कितना प्रॉफिट हुआ 30, 700 का 10% 70 का प्रॉफिट यहाँ कमा लिया, और 200 का 10% 20 का प्रॉफिट यहाँ, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 30 और 70 और 20 120। तो कुल लाभ जो है वो 120 रुपए का, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट जो है वो 120 रुपए का। और अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप कहेंगे सर देखो टोटल कॉस्ट ले लो कि भाई पैसा कितना लगाया, तो 300 700 1000 और 200 1200, तो भैया 1200 रुपये पैसा लगाया, हाँ जी 1200 रुपये इन्वेस्ट किया है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई 120 का, 120 का हुआ प्रॉफिट, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10%। बहुत सारे बावले जो 30% आंसर दे रहे थे वो अब इस बात को समझेंगे और आगे ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों हर चीज पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल भी रेट ऑफ प्रॉफिट सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यार 5 लाइनें, एक लाइन ये है, या एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये, और अगर इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, अगर इस पेज पे मेरे बच्चों में 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इसमें भी 2%, और भैया इसमें भी 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, तो ये तो पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा, पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा। तो मेरे भाई आपका आंसर होना चाहिए सर पांचों पे भी आप 2% जगह खाली छोड़ो, यानी जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करेंगे अगर वो रिएक्शन सेम है तो ओवरऑल रिएक्शन भी सेम ही होगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए 5 पेज है, अगर हर पेज में आप 2% काम करेंगे तो ओवरऑल भी आपका 2% काम होगा। अगर आप 5 तरीके के या 2 तरीके के फल बेचने चलेगा और एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे भी X% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी आपको X% का प्रॉफिट होगा। ये कहानी तब तक चलेगी जब तक कि रिएक्शन हर एक में सेम होगा, तो ओवरऑल में भी सेम होगा। अब मेरे बच्चों सवाल पे वापसी आते हैं। तो उसने कहा कि एक आदमी है हर 10 मिनट के अंदर 20 लाइनें लिख देता है, लेकिन वो 8% जगह खाली छोड़ता है। तो मेरे दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो 100 में से 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो काम कितनी जगह पे कर रहा होगा, 92% जगह पे। तो देसी भाषा में मतलब ये हुआ कि भाई 20 लाइनों का, भाई ध्यान से समझना, 20 लाइनों का 92% काम करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई एक आदमी 20 लाइनें टाइप करता है 10 मिनट में लेता है, 10 मिनट में टाइप करता है 10 मिनट ले लेता है, और हर पेज पे 8% जगह खाली छोड़ देता है, तो हर पेज का 92% काम कर रहा होगा। कटिंग चलाओगे तो मेरे बच्चों पता चलेगा कि 2 लाइन का 92% काम पर मिनट ये लोग कर रहे हैं, पर मिनट ये लोग कर रहे हैं। पहले इतनी बात समझो आराम से, 30 सेकंड का ब्रेक लेके फिर आगे बताता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज से पार नहीं पाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, कोचिंग का मतलब होता है कि आपको एक्चुअल चीजें दिखाना, और एक्चुअल चीजें मैं दिखा रहा हूं लैंग्वेज। आइए आगे अगली लाइन में बबुआ क्या कहता है, अगली लाइन में कह रहा है हाउ मच टाइम ही विल टाइप, कितना समय लगेगा, इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस, कहता है 23 पेज टाइप करने हैं, हर पेज के अंदर 40 लाइनें हैं, और हर लाइन में पहले से कहता है ही लीव्स 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर। इस वक्त जोर से बोलो। देखिए 40 पंक्तियों वाले 23 पेज अब हमने लिखने, तो क्या कितना समय लगेगा, यदि अब वो पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। जब देखिए जिन बच्चों का बेसिक कमजोर उनके तरीके सिखा रहा हूं कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए, मेन वर्ड पे एम्फसाइज किया जाए। तो अब वो क्या कह रहा है भैया, अब वो ये कह रहा है कि भैया 40 लाइनों वाले 23 पेज पे काम करना है, 40 लाइनों वाले 23 पेज लिखने, ठीक है जी, इतना काम करना है। लेकिन कह रहा जी अब वो पहले का 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा, कह रहा जी जितनी जगह पहले खाली छोड़ रहा था उससे अब 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा।
तो मेरे दोस्तों अगर एक लाइन में कोई भी लाइन अपने आप में 100% होगी बिल्कुल, तो इस लाइन में पहले वो कितनी जगह खाली छोड़ रहा था जी 8%। मतलब अगर एक लाइन में 100 शब्द लिखने की जगह तो 8 शब्दों की जगह खाली छोड़ रहा था। अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि पहले का जितनी जगह खाली वो पहले छोड़ता था उसका 25% अधिक जगह खाली छोड़ेगा। तो पहले कितनी छोड़ता था 8, अब 8 का 25% 2 अधिक जगह खाली छोड़ेगा। यानी पहले 8 जगह खाली छोड़ रहा था तो अब 8 में 2 जोड़ोगे, मतलब अब हर लाइन में 10 जगह खाली छोड़ेगा। यानी 100 काम करने की जगह तो 90 करेगा, 10 खाली छोड़ेगा। ये बात समझने की। इसका मतलब मेरे भाई अब वो 40 लाइनों के 23 पेज जो लिखेगा, लेकिन हर लाइन पे वो 90% काम करेगा। पहले हर लाइन पे वो 92% काम कर रहा था, अब वो 90 करेगा। बहुत सारे बावले क्या करेंगे 25 और 8 33 कर देंगे। नहीं, उसने कहा पहले का मतलब पहले वाले से गुना करो 25% अतिरिक्त अधिक जगह खाली छोड़ रहा है। तो अब इतना काम करना है मेरे दोस्तों। 1 मिनट में कितना काम कर लेता है 2 लाइनों का 92%। तो भैया 2 लाइनों का 92% काम 1 मिनट में उड़ा देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? निपटाते हैं भैया। 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 नी 45, 450 मिनट। कैलकुलेशन भूल चूक माफ, आंसर आ जाएगा 450 मिनट। यानी 450 मिनट में वो इस काम को खत्म कर देगा। अब आराम से कैलकुलेशन समझो मैं क्या कह रहा हूं, इन सारी बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट यही। आइए मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से समझने का है, क्योंकि जबरदस्त बिंदु है, यहां से बहुत सारी चीजें आप समझेंगे। मेरे दोस्तों एक बात बताना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपकी जेब में 20 रुपए, आपकी जेब में 20 रुपए, ठीक है। आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। आपकी जेब में 20 रुपए हैं और आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं। एक जगह मेरे प्यारे बच्चों आप चॉकलेट खरीदते हैं और एक जगह आप चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, 2 चीजों पे खर्च करते हैं। मान लीजिए 20 रुपए में से 15 रुपए आप चॉकलेट पे खर्च कर रहे हैं और 5 रुपए आप चाय पे खर्च कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास जो 20 है फिक्स है, आपको रोज 20 ही मिलेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको बदल नहीं सकते। कांस्टेंट वैल्यू से बदला नहीं जा सकता दोस्त। यानी जितने आपको रोज मिलते हैं उतने ही आज मिलेंगे, बदलेंगे नहीं। एक दिन क्या हुआ, और आपके लिए ये भी फिक्स है कि आप चॉकलेट और चाय पी करोगे। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई, चाय पर कोई दोस्त मिल गया तुम्हें, उसने कहा अबे दोस्त हमें भी चाय पिला दे। तो भैया उसकी भी चाय तुम्हें पिलानी पड़ी, और मान लो उसकी चाय के चक्कर में तुमने 2 रुपए फालतू खर्च कर दिए, तो 5 रुपए चाय पे होते थे, आज 7 रुपए खर्चा हो गया। ठीक है जी। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि आप फिर चॉकलेट पे कितना करोगे? आप कहोगे सर आपने कहा कि ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर सर 20 रुपया फिक्स है और 2 रुपए हमने यहाँ फालतू खर्च कर दिया है, 7 रुपए खर्च हो गया, तो 20 में से 7 यहाँ खर्च हो गया, तो यहाँ कितना होगा? बाकी 13 रुपए खर्च होगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर यहाँ 2 रुपए फालतू खर्च कर रहे हो तो यहाँ 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा, यहाँ 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या मेरी बात समझे? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अमाउंट फिक्स है, अमाउंट या कोई चीज फिक्स है और उसी में 2 चीजें बढ़ रही हैं, 2 चीजें बढ़ रही हैं, तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं जितना परिवर्तन यहां होगा ना, अमाउंट ऑफ चेंज इन चॉकलेट इज बेसिकली सेम एज अमाउंट ऑफ टी। यानी चाय के खर्चे में जितना परिवर्तन होगा ना, उतना ही परिवर्तन चॉकलेट में होगा, क्योंकि फाइनल खर्चा तो आपके पास 20 है। तो अगर आप यहाँ 2 कम खर्च कर रहे हैं तो यहाँ 2 फालतू खर्च कर लेंगे। अब इसी बात को मैं आपको ये कहूं कि यार आपके पास एक फिक्स खर्चा है, मुझे नहीं पता क्या है, और आप इसे 2 चीजों में खर्च करते हैं, ए और बी में। लेकिन अगर मेरे दोस्त आज आपने ए पे 3 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, तो बताओ बी में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप कहेंगे भाई मेरे पास पैसा तो फिक्स है और मुझे इन 2 में खर्च करना है, यहाँ 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो यहाँ मेरे दोस्त मुझे 3 कम खर्च करने पड़ेंगे। ये मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा हूं। अब अपने सवाल पे आते हैं। कहता है ए और बी 2 फिक्स पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ए एंड बी आर 2 फिक्स पॉइंट दैट आर 5 सेंटीमीटर अहेड। ए और बी 2 फिक्स बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी फिक्स हो गया, ए बी जो है मेरे दोस्त फिक्स हो गया। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये वैल्यू फिक्स है। आराम से समझो, 1 में नहीं आएगा, 2 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में समझाऊंगा। ये वैल्यू फिक्स है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया सी एक पॉइंट है ए बी पर इस तरीके से कि एसी की लेंथ 3 है। कह रहा है सी एक बिंदु है यहाँ, लेट्स से यहाँ सी एक पॉइंट है यहाँ, और इस तरीके से है कि एसी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों सी एक ऐसा पॉइंट है कि भैया एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ सीबी की लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों एसी और सीबी मिला के तो 5 है कि भाई 5 रुपए हमारे पास है, कुछ खर्चा मैं यहाँ करूंगा, कुछ यहाँ करूंगा, लेकिन ये 5 फिक्स है और इन दोनों में खर्चा हो रहा है। ठीक। अब सवाल में कह रहा है अगर एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, एसी की लंबाई 6% बढ़ा दें, कह रहा अगर इसको 6% बढ़ा दें, अगर मेरे दोस्त आप यहाँ इसे 6% बढ़ा देंगे, तो कहता है सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? बताओ इसकी लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी? लेट्स से x% घट जाएगी। इसकी लंबाई कितनी घट जाएगी मेरे भाई? x%। अब आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे मेरे दोस्त कि जितना आप एसी में इंक्रीज करोगे, लेट्स से अगर मान लो ये पॉइंट आपने यहां से बढ़ाते बढ़ाते आप आगे ले आए, ये वाला पॉइंट यहां ले आए, तो होगा क्या? अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो मेरे बच्चे ये वाला जो पॉइंट है, कहां नाराज हो रहा है, ये वाला जो बिंदु है ये घटता घटता और छोटा हो जाएगा, ये यहां जाएगा। यानी जितना एसी बढ़ाओगे उतना बीसी घटता रहेगा भाई, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे दोस्त मैं यही कह रहा हूं कि जितना परिवर्तन आप एसी में करेंगे ना, उतना ही परिवर्तन आप बीसी में। एसी को अगर आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो बीसी भी 1 सेंटीमीटर घट जाएगी। तो बेसिकली करो क्या, एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का जोड़ 5 है, तो 3 में 6% की कमी करोगे और भैया 2 में 3 में 6% का इंक्रीज करोगे और 2 में x% का डिक्रीज करोगे। तो जितनी चेंज यहाँ होगा, यानी जितनी कमी आप यहाँ कर रहे हो, जितनी वृद्धि आप यहाँ कर रहे हो, दोनों ही बराबर होंगी। 100 से 100 कट जाएगा, 2 3 6, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 9%। इसका मतलब अगर आप एसी में 6% का इंक्रीज कर रहे हो तो बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी, बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी। ठीक है जी, समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेके इसी बात को। मान लो मेरे भाई ये कोई लाइन है एसी और मान लीजिए इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ए बी, जिसको समझ नहीं आया, यहाँ कोई बिंदु है सी, एसी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और बीसी की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा हूं कि भाई अगर एसी में मैं 6% का इंक्रीज कर दूं,
6% का इंक्रीज कर दूं तो बताओ बीसी में कितनी कमी होगी। तो बेटा एक बात बताओ, एसी में 6% बढ़ाओगे तो 30 है, 30 में 6% बढ़ाओगे तो 30 का 6% कितना होगा भाई, 30 का 6% कितना होगा, तो आप कहोगे 1.8, तो 1.8 बढ़ जाएगा, 1.8 बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 31.8, 31.8। और मेरे दोस्तों पूरी लेंथ कितनी है 50, अगर ये लेंथ 50 है और अब सी यहां से हटके यहां आ गया है तो बीसी की लेंथ अब कितनी आ जाएगी, 50 में से 31.5 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचेगा 18.5। तो ध्यान से देखोगे तो बीसी में भी कमी कितने की हो गई, बीसी पहले 20 था अब 18.5 आ गया, तो मेरे दोस्त बीसी में कितनी कमी होगी 1.5 की। और यही तो मैं बता 31.8 हो गया, सॉरी माफ 31.8, तो ये हो गया 18.2 या 31.8। तब सी अगर यहां आ गया तो ये वाली लेंथ जो है अभी घट के होगी 18.2। तो 1.8 ये बढ़ा है तो ये 1.8 घटा भी तो है, तो 1.8 घटा दो 20 पे तो कितना सो। मैं इसी चीज को सिंपल समझा रहा हूं यार, जितना परसेंट आप यहां इंक्रीज करेंगे वो इक्वल होगा यहां पे जो डिक्रीज होगा उस अमाउंट के, जितना अमाउंट इंक्रीज करोगे उतना ही अमाउंट डिक्रीज करना होगा, ये बात समझा रहा हूं। अब आते हैं जी आगे, करिए। कहता है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। देखो यार एक चीज होती है इनकम, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है जी। एक होता है इनकम टैक्स। कहानी क्या रहती है कि इनकम में से टैक्स हटा के नेट इनकम आती है, नेट इनकम आती है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि अगर मान लीजिए इनकम 100 है, टैक्स 20 रुपए लग रहा है, तो नेट इनकम कितनी आ गई 80। अब इनकम आपकी फिक्स ही रहे 100, लेकिन टैक्स आपका 20 की जगह 25 कटने लग जाएगा, तो नेट इनकम कितनी आएगी 75। तो ध्यान से देखोगे सेम ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा क्या कि भैया इनकम अगर फिक्स है तो टैक्स में 5 की बढ़ोतरी कर दी ना तो नेट इनकम में ऑटोमेटिकली 5 की कमी हो जाएगी। अगर टैक्स में आप 1 रुपए भी घटाएंगे तो नेट इनकम 1 बढ़ जाएगी, टैक्स में 1 रुपए घटाएंगे तो नेट इनकम 1 रुपए बढ़ेगी, टैक्स में 1 रुपए बढ़ाएंगे तो नेट इनकम 1 रुपए घटेगी। यानी जितना चेंज आप टैक्स में करेंगे उतना ही चेंज आपका नेट इनकम आएगा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया टैक्स में 19% का इंक्रीज हो गया, तो टैक्स का जो 19% है इतना इंक्रीज होगा, और कह रहा है नेट इनकम में 6% की कमी होगी, तो नेट इनकम का 6% इतना है। तो जो वैल्यू यहां आएगी और जो वैल्यू यहां आएगी दोनों सेम होगी। अगर यहां 5 आ रहा है तो यहां पे मेरे भाई 5 ही होगा। सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काटा भाई, टैक्स यहीं रखिए, नेट इनकम बटे में ले आइए, तो आप देखेंगे आएगा 6/19। और 6/19 का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि टैक्स अगर आपका 6 है तो नेट इनकम है 19, तो इनकम में से टैक्स घटा के नेट इनकम आया, तो भैया इनकम कितनी होगी 19 और 6 25। अब कह रहा है टैक्स रेट बताइए, टैक्स परसेंटेज, तो 6 का टैक्स लगा 25 पे तो 100 पे कितना, 25 चौक 100 6 चौक 24%, तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों टैक्स रेट जो है वो 24% है। ये मेरा आंसर। आइए कह रहा जी आयकर में टैक्स में 17% का इंक्रीज हो जाए और नेट इनकम में भैया 3% की कमी हो जाए, तो नेट इनकम का 3% टैक्स का 17% बराबर होगा, 2 जीरो से जो 2 जीरो काटा तो टैक्स अपॉन नेट इनकम ये आया 3/17। यानी मेरे दोस्त टैक्स अगर आपका 3 है तो नेट इनकम है आपकी 17, तो भैया इनकम में से टैक्स हटाया होगा तभी तो 17 आया, तो इनकम कितनी होगी 20। तो कह रहा टैक्स परसेंटेज बताइए, तो भैया 3 का टैक्स है बाबू और है किस पे 20 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 15%, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स है 15%। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे दोस्तों मैंने ये टाइप आपकी पूरी खत्म कराई है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारी बातें समझ आने लगी होंगी, हल्का हल्का सा लैंग्वेज पकड़ना स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद मेरे दोस्तों।